हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर। दोस्तों, आज हम लोगों को डिस्कस करना है फोर्स के बारे में और फोर्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। फोर्स एंड इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स होता क्या है? व्हाट इज़ फोर्स? बल क्या होता है? बल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जो बल की बेसिक डेफिनेशन है, बल की बेसिक डेफिनेशन होती है कि बल एक ऐसा कारक है, एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी पिंड की, किसी भी वस्तु की स्थिति में चेंज करने का, स्थिति को बदलने का प्रयास करता है या बदल देता है। ओके, तो बल एक ऐसा कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उस कारक को बल कहते हैं। तो बल एक तरह का एजेंट है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। तो जो फोर्स है, फोर्स इट इज़ अ एजेंट which can change the position or try to change the position of the body. Any type of body, किसी भी तरह की कोई बॉडी हो, उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है, उसको हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में कोई बॉडी ए है हमारे पास और उसके ऊपर हमने जो एरो से दिखाया है, ये एरो एक फोर्स है। तो ए बॉडी, जैसी ए बॉडी के ऊपर या ए पिंड के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाता है तो वो पोजीशन 1 से बॉडी की पोजीशन 2 पर लेते जाता है। मतलब कि फोर्स लगाने से बॉडी अपनी जगह से विस्थापन हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पिंड चला जाता है। कैसे जाता है? फोर्स लगाने से जाता है, बल लगाने से जाता है। न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी पिंड अपनी उसी स्थिति में बना रहेगा जिस स्थिति में वो है, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ये न्यूटन साइंटिस्ट ने कहा था। चाहे कोई बॉडी विराम अवस्था में हो, रेस्ट अवस्था में हो, चाहे कोई बॉडी या पिंड गतिमान अवस्था में हो, तो अगर वो कोई गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही बना रहेगा। अगर कोई पिंड रेस्ट अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ओके, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। अब जैसे ही ए पिंड के ऊपर हमने पहला बल लगाया है, ए के ऊपर हमने बल लगाया, तो उसकी पोजीशन 1 से 2 पर आ गई है। तो इसका मतलब है कि जो ए बॉडी थी वो विराम अवस्था में है और विराम अवस्था के ऊपर जैसे ही फोर्स लगाया गया तो वो दूसरी पोजीशन पे आ गई। तो ये किसकी वजह से आई है? फोर्स की वजह से। तो अगर हम बात करें कि बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक या यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस वन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स। बल के अभिलक्षण क्या होते हैं? अगर हमें बल को हमें डिफाइन करना है तो उसके अभिलक्षण क्या होते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये हमें देखना होता है। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं बल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जैसे हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी फोर्स का वैल्यू। जैसे सपोज हमारे पास 1 किलोग्राम समथिंग है
तो 1 किलोग्राम से मतलब क्या, वैल्यू ऑफ द मैटर। तो जो वैल्यू होती है उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे हमने कहा कि इसके ऊपर 10 न्यूटन का कोई फोर्स लगा हुआ है, तो 10 इज़ अ मैग्नीट्यूड। ओके, दिस वन इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट इज डायरेक्शन, बिकॉज बिना दिशा के कोई फोर्स मान्य नहीं होता है। तो जो फोर्स होता है, फोर्स के अंदर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। बिकॉज जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो किस डायरेक्शन में उसको विस्थापित कर रहा है, किस डायरेक्शन में उसको उसकी पोजीशन को चेंज कर दे रहा है, उसको हम लोग लेते हैं। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। ओके, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ द फोर्स, कि फोर्स किस नेचर का है, फोर्स की प्रकृति क्या है। फोर्स हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है, या फोर्स हमारे पास कोई टेंसाइल फोर्स लगाया हुआ है, या कोई प्रेशर की कैटेगरी का फोर्स है। तो नेचर ऑफ द फोर्स, कि जो फोर्स है वो किसी वस्तु को खींचने के लिए प्रयोग में किया जा रहा है, या फिर कोई फोर्स है, कोई बल है, किसी वस्तु को दबाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, फोर्स की प्रकृति है, नेचर ऑफ द फोर्स है। एंड नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि जो फोर्स है, जो बल है, वो किस पॉइंट पर लगा हुआ है, या लाइन ऑफ एक्शन क्या है, किस लाइन के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर फोर्स का अप्लाई हो रहा है फोर्स, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू ड्रॉ द फोर्स और हाउ टू शो द फोर्स ऑन बॉडी। जैसे कोई हमारे पास बॉडी है, जैसे ओ कोई पॉइंट है, एक बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया है ओ, मान लो कि सेंटर पे कोई पॉइंट है ओ, तो इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगाया, जैसे यहाँ दिखाया गया कि 10 न्यूटन का कोई फोर्स लगाया हुआ है, तो 10 न्यूटन का फोर्स को कोई डायरेक्शन भी दी गई है। एक जो एरो लगा हुआ है, इस एरो से दिखा रहा है कि ये एक फोर्स है, और इस फोर्स का जो एरो है वो दिखा रहा है इसकी डायरेक्शन। ओके, तो एक फोर्स है, और फोर्स में हमने अभी डिस्कस किया है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है ना। तो सॉरी, ये वेक्टर होता है। तो जो वेक्टर है, वेक्टर में दिखाया गया इसने कि 10 न्यूटन, इसका मतलब क्या है, 10 न्यूटन इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। एंड जो एरो दिखाया गया, एरो इज अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एंड जो थीटा दिया गया है नीचे, जो ये दिया है कि जो प्लेन है, प्लेन से कितने एंगल पर आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। और पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है फोर्स का, ओ। ओके, ओ इज अ पॉइंट। अब अगर हम देख रहे हैं कि नेचर ऑफ द फोर्स, तो फोर्स किस नेचर का है, आप देख रहे हैं कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ है, वो बाहर की तरफ खींच रहा है उसको, मतलब पुलिंग फोर्स है। तो नेचर ऑफ द फोर्स क्या हो गया, पुलिंग फोर्स, मतलब टेंशन फोर्स, कि किसी बॉडी को खींच रहा है, किसी बॉडी को वो पुल कर रहा है, इसका मतलब नेचर ऑफ द फोर्स इज टेंशन। ओके, एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आप देख रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट ओ पर। ओके, तो अगर हमें फोर्स को डिनोट करना होता है और फोर्स को हमें शो करना होता है कि कैसे एक बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स दिखाते हैं, तो वो यहाँ से पता चलता है हमें कि कोई एक बॉडी लिया है, उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, और कितना उसका मैग्नीट्यूड है, और किस नेचर का फोर्स है, ये हम बॉडी के ऊपर शो करते हैं, जो हमने इस एग्जांपल से सीखा है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, फोर्स कैसे किसी भी चीज़ को इफेक्ट करता है। फोर्स से किसी पिंड के ऊपर जब कोई बल लगा होता है, तो वो बॉडी कैसे इफेक्टेड हो जाती है, या वो कैसे प्रभावित होती है, ये हमें देखना है। तो चेंज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैसे होगा, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ है, तो अभी हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि अगर कोई बॉडी किसी भी पोजीशन में है, तो वो तब तक उसी पोजीशन में बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। तो अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है,
तो वो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। मान लो कि कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है तो उसको वो गतिमान कर सकता है, और अगर कोई बॉडी हमारी मोशन में है तो उसको वो रेस्ट में कर सकता है, उसको वो विराम अवस्था में ला सकता है। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट इज चेंज द मोशन। किसी भी बॉडी का मोशन फोर्स चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको वो रेस्ट में ला सकता है। ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द फोर्स। एंड अगर कोई बॉडी हमारी एक्सीलरेटेड है, त्वरित है, उसमें बहुत ज़्यादा गतिमान है, बहुत ज़्यादा गति है उसके अंदर, पर सेकंड चेंज हो रहा है उसका जो गति है, तो एक्सीलरेट हो रही है, तो उसको वो एक्सीलरेट भी कर सकता है या उसको रिटार्डिंग भी कर सकता है, रिटार्डेशन भी कर सकता है। मतलब कि किसी वस्तु की को गति दे भी सकता है और किसी वस्तु की गति को कम भी कर सकता है। ये किसके वजह से होता है? फोर्स की वजह से। जैसे गियर का काम क्या है? गियर के ऊपर भी तो फोर्स लगता है। तो गियर रिटार्डेशन एंड एक्सीलरेशन दोनों वर्क करता है ना। गियर से हमारी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती है और गियर से ही हमारी गाड़ी की स्पीड घटती भी है। तो ये क्या है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके। एंड नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रेस। अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, जैसे हमने न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा, एक न्यूटन का लॉ है, थर्ड लॉ, कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का लॉ। ओके, न्यूटन के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन लॉ। तो हम लोगों ने जैसे न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी उतना ही फोर्स रिप्लाई करती है। तो इंटरनल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बॉडी भी उसके ऊपर फोर्स लगाती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है। तो जो रिएक्शन फोर्स है पर यूनिट एरिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्ट्रेस। ओके, तो किसकी वजह से इंटरनल स्ट्रेस क्रिएट हुआ है? ड्यू टू द फोर्स। क्योंकि जब बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा है तभी तो वो स्ट्रेस आई है। ओके, एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स के कितने प्रकार होते हैं? टाइप ऑफ फोर्स, बेसिकली जो फोर्स है उसको कई तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो एक्चुअली फोर्स का हमने अभी डिस्कस किया है कि अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस, कि किस डायरेक्शन में, या अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फोर्स। ठीक है, कि उसकी डायरेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेचर क्या है उसकी, उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स को कैटेगराइज करते हैं। तो जनरली जो फोर्स है दैट इज डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। वन इज टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स होता है। दूसरा नंबर 2 एक्टिव फोर्स एंड रिएक्टिव फोर्स। एंड नंबर 3 इज कंसंट्रेटेड और पॉइंट फोर्स या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। मतलब कि या तो नंबर 1 है कि तनाव तथा संपीड़न बल हो सकता है कोई, या फिर कारक तथा प्रतिकारक बल हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई संकेंद्रित बल या कोई बिंदु बल हो सकता है, या वितरित बल हो सकता है। उसको हम बलों के प्रकार में कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल का मतलब क्या समझते हैं हम? टेंशन मतलब खिंचाव, मतलब कि कोई फोर्स है वो किसी बॉडी को खींच रहा होता है तो उसको हम टेंसाइल फोर्स करते हैं। या किसी भी बॉडी के ऊपर जब कोई टेंशन फोर्स लगता है तो उसको टेंसाइल फोर्स कहा जाता है। अगर कोई फोर्स किसी बॉडी को कंप्रेसिव नेचर में लगा हुआ है, किसी बॉडी को दबाने के नेचर में लगाया हुआ है, दबाने की प्रकृति है फोर्स की, तो उसको हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स में दिखाया गया जो फिगर है हमारे पास, फिगर 1 फिगर 2 हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिगर 1 फिगर 2 दे आर फोर्सेस। F इज डिनोटेड इज शो द फोर्स, एंड
आप देख रहे हैं कि जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ दोनों फोर्स लगे हुए हैं, जो कि एरो से दिखाया गया है कि ये बाहर की तरफ है। इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है खींच रहे हैं, बॉडी को खींच रहे हैं, है ना। तो F कोई फोर्स है जो बॉडी को खींच रहा है, इसका मतलब है कि टेंशन फोर्स है। ओके। एंड जो दूसरी नेचर दिखाई गई है, जो 2 नंबर फिगर है हमारे पास, ये किस तरह की नेचर है? इट कंप्रेस्ड। ये क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है, क्योंकि बॉडी को दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको कह रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स। ओके। तो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या होगा कि किसी भी बॉडी की जो लेंथ है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। और टेंसिल फोर्स में क्या होगा? लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जैसे हम कोई पीस है हमारे पास, रबर का कोई पीस है, तो उसको हम अगर खींचें तो खींच जाता है, इट मीन्स चेंज इन द लेंथ। ओके, ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स। एंड अगर कोई हमारे पास रबर है या कोई हमारे पास मेटल है और उसको हम कंप्रेस करते हैं और उसकी लेंथ कम हो जाती है, इसका मतलब कंप्रेस ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स। ओके। एंड नेक्स्ट इज एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स। एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स। एक्टिव कारक तथा प्रतिकारक बल। कारक प्रतिकारक बल का मतलब क्या है? तो हमने अभी डिस्कस किया था कि कारक प्रतिकारक किस में आता है? एक्टिव तथा रिएक्टिव फोर्स किसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं? ड्यू टू द न्यूटन थर्ड लॉ। ओके। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर, किसी पिंड के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी भी उतना ही विपरीत दिशा में फोर्स अप्लाई करती है, तो उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, या फिर एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स कहते हैं। तो जैसे फिगर में दिखाया गया कि फिगर में आपके पास कोई वेट रखे गए हैं, कोई बॉडी है हमारे पास, ये एक दूसरे के ऊपर रखी गई है। तो बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो ए बॉडी तथा बी बॉडी। तो आप देख रहे हैं कि जो पिंड ए है तथा पिंड बी है, पिंड ए बी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है, दूसरा फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है। F1 फोर्स का जो नेचर है वो नीचे की तरफ है, और जो F2 फोर्स है उसका नेचर ऊपर की तरफ है। ओके। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो F1 फोर्स है, F1 फोर्स का मतलब है कि जो पिंड A है, पिंड A के द्वारा B पर कितना फोर्स लगाया गया है? पिंड A के द्वारा B पर कितना फोर्स लगाया गया है वो आप देखिए। तो पिंड A द्वारा पिंड B पर लगाया गया फोर्स कितना है? F1। A ने कितना फोर्स लगाया? F1 फोर्स। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ उतना ही फोर्स B किसके ऊपर लगाएगा? A के ऊपर। तो अगर बैलेंस में रखना है, बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? संतुलन के लिए उतना ही फोर्स B A के ऊपर लगाएगा। तो B ने A के ऊपर कितना फोर्स लगाया? F2। ओके। तो ये बैलेंस कर रहे हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कह रहा है कि किसी भी वस्तु को बैलेंस में रखने के लिए उतना ही फोर्स जितना हम बॉडी के ऊपर लगाएंगे, उतना ही बॉडी भी अपना फोर्स उस फोर्स के अगेंस्ट में लगाती है। तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहा जाता है। ओके। बट बोथ फोर्स आर इक्वल इफ द बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके। तो F1 इज इक्वल टू F2। अगर कोई भी फोर्स एक ज़्यादा हो गया तो बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देगा। ओके। एंड नेक्स्ट इज पॉइंट लोड या फोर्स, पॉइंट लोड या पॉइंट फोर्स, या फिर कॉन्सनट्रेटेड लोड, या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। तो ये जो कैटेगरी है कि पॉइंट फोर्स या कॉन्सनट्रेटेड फोर्स या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, इट इज़ ऑल्सो द नेचर ऑफ द फोर्स। कि नेचर अगर किसी पॉइंट पे लगा हुआ है कोई फोर्स तो उसको पॉइंट लोड कह दिया या पॉइंट फोर्स कह दिया है। अगर कोई फोर्स है हमारे पास पूरी की पूरी लेंथ पे फैला हुआ है, पूरी की पूरी, जैसे बीम होता है, बीम के ऊपर पूरी छत रखी होती है, तो उसको हम यूडीएल लोड कह देते हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है इसके ऊपर, समवितरित
लोड लगा हुआ है। समवितरित का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली का मतलब कि एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है लोड, एक समान पूरी बॉडी के ऊपर लोड लगा हुआ है, उसको यूडीएल कहा जाता है। तो फिगर में भी दिखाया गया है कि अगर कोई बॉडी है हमारे पास तो उसमें ए बी कोई बॉडी है हमारे पास, और ये जो ए पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पर कोई एफ लगाएगा फोर्स है, तो किसी एक पिन पॉइंट पर लगा हुआ है, किसी एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पर लगा हुआ है, तो इसको हम पॉइंट लोड कहते हैं, है ना। किसी जो इफेक्ट है उसका केवल उस पॉइंट पर है तो उसको पॉइंट लोड कहा जाता है। ओके। या फिर कोई बीम है, उस बीम के ऊपर पूरा लोड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, समवितरित किया गया है, तो उसको यूडीएल कहा गया है। ओके। तो जो यूडीएल है, ये यूडीएल जो लोड दिखाया जाता है, ये डब्ल्यू अपॉन मीटर में दिखाया जाता है। मतलब कि जितनी लेंथ पर लोड लगा हुआ है, वेट पर यूनिट लेंथ, उसको हम यूडीएल कहते हैं। ओके। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ द फोर्सेस, कि कितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं, कितना उनका इफेक्ट होता है, किस प्रकार से उनको हमें स्टडी करना है, किस नेचर का फोर्स होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।